जैड से हम हिमालय मैम कविता आवाज़ आ नेगी रही है? मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। जैड से हम सभी साथियों को और सभी यस। ग्रेट गुरुजनों को चरण वंदन। सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम कविता नेगी, बेसिकली मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम की मैं स्टूडेंट हूँ। और हिमानी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमानी मैम ने तो मेरे तारीफ़ में वो कह दिया जो मैं कई बार भूल जाती हूँ, जैसे कि मैम ने कहा है कि मैं कैसो रन करती हूँ। सच में मैं भूल जाती हूँ कि मैं कैसो रन करती हूँ। और मैम, ग्रेट लीडर की यही पहचान होती है कि सटीक यूज़ को, सटीक सेंटेंस को कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि आप मेरी टीम की लीडर हो। बहुत जब आप होस्टिंग करते हो, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे ग्रेट गुरुजन हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर उन गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है। आज का जो टाइटल है, उस टाइटल को अपने को मैं उस लायक तो नहीं समझ पा रही हूँ अभी। जैसे कहा गया है कि लीडर की कहानी, लीडर की जुबानी। तो दोस्तों देखिए, मैं इसलिए थैंक यू करना चाहूँगी अपनी ग्रेट अपलाइन का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। देखो, कहानी वैसे तो अगर देखा जाए तो सबकी लाइफ में होता है, लेकिन कहानी को बताने का प्लेटफॉर्म नहीं होता और कोई उसको सुनने वाला नहीं होता है। तो खुशी इस बात की है कि हमें सुनने वाले बन हैं आज हमारे अपलाइन, हमारी ग्रेट जो हमारे जीवन के सफल मार्गदर्शक हैं, उनके वजह से आज हमें ये मौका मिला है। तो बहुत खुशी हो रही है सच में, क्योंकि देखिए लाइफ में सबकी कहानियाँ होती हैं और ऐसी मेरी भी कहानी है। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपनी कहानी बताने का मौका मिलेगा और वो इतनी जल्दी मिलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। कि देखिए, अगर मैं कहानी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम कविता नेगी और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गाँव में बिलोंग करती हूँ। 5 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटी। और आपको पता ही है कि सबसे छोटी यानी कि परिवार की सबसे लाडली। तो अपने स्कूल एजुकेशन मैंने गाँव के सरकारी स्कूल से किया है। अगर सच बताऊँ, मैं ऐसे गाँव से थी, ऐसे गाँव से हूँ जिस गाँव में जब मैं 12th या 11th में थी तब हमारे गाँव में बिजली आई, तब हमारे गाँव में सड़क आई। और उस गाँव से मैं, अब पता नहीं साथियों क्या कहना चाहिए, लेकिन उस गाँव से मैंने अपने एजुकेशन कंप्लीट करी। और बचपन से एक सपना देखा कि टीचर बनना है। मेरे पिताजी ठेकेदार थे और मेरे दादी का भी सपना था कि मैं टीचर बनूँ। उसके लिए मैंने पढ़ाई करी और मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद शादी हो गई। भगवान का शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया कि मुझे जो मेरे पिताजी ने मेरे सपना देखा कि मैं टीचर हूँ, वो सपना मेरे हस्बैंड ने देना शुरू किया। उन्होंने मुझसे बीएड करवाया, एमए करवाया और मैं टीचिंग के लिए टीटी वगैरह, मेरा बीएड के दौरान ही मेरा टीटी भी हो गया। और इसी बीच फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो मेरी बेटी हुई और बेटी को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए मैं देहरादून आ गई अपना गांव छोड़कर। अपने कैरियर की शुरुआत मैंने वैसे एक सरकारी स्कूल से, एक प्राइवेट स्कूल से की, जहाँ पे मुझे टीचिंग की जॉब मेरे को लगी। और मैंने शुरुआत में, मुझे ना पैसों से कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई महत्व ही नहीं था। अगर सच बताऊँ तो कोई महत्व ही नहीं था पैसों का मेरे को। स्कूल में जब मुझे पूछा गया कि आप क्या उम्मीद करते हो कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मैंने प्रिंसिपल को ये बोला कि सर मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा कहता है नौकरी, जब नौकरी लेने जाता हो और ऐसा बोलता है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद उन्होंने बोला, उनको भी लगा कि चलो अच्छी बात है कि ऐसा भी कोई है कि जो नौकरी लेने आया, बीएड टीटी सब क्वालिफाइड, और उसके बाद भी बोला कि मुझे पैसों से नहीं मतलब। तो उन्होंने मुझे 2500 या 2000 की नौकरी में रख दिया। कुछ टाइम मैंने वहाँ पे नौकरी करी और उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि बच्चे को स्कूल रखना है, देहरादून शिफ्ट हो गए। 1 साल देहरादून में रहे और उसके बाद हम बठिंडा, पति के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बठिंडा गई। 2 साल वहाँ पे रहने के बाद फिर हम देहरादून शिफ्ट हो गए परमानेंट। अब देहरादून में मैं फिर से आई और जो एक सपना बचपन से देखा था कि टीचर बनने हैं, उसकी तैयारी में फिर से लगी, कोचिंग वगैरह करने लगी। इसी बीच मेरे को मिला एक सिस्टम जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए नया था, लेकिन मेरी मेरे लिए नया था, लेकिन मेरे परिवार के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए वो नया नहीं था। वो बहुत पहले से डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छे से वो जानते, बहुत अच्छे से नहीं बोलूँ बट जानते थे। उन्होंने बहुत बार उसको ज्वाइन किया। अगर मैं बात करूँ तो मेरे हस्बैंड ने इस सिस्टम को 2009-10 के दौरान कोई कंपनी आई और उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और प्रोडक्ट खरीदना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है।
तो उन्होंने कर दिया। और उस समय थोड़ा डिजिटल का इतना नहीं था, मोबाइल और कनेक्टिविटी इंटरनेट इतना नहीं था। उन्होंने ज्वाइन कर दिया, उनके घर पे प्रोडक्ट आया, वो था कोट पैंट और साड़ी। और उसके बाद उनको आज तक नहीं पता कि मेरी क्या आईडी थी और क्या था उसका सिस्टम। उसके बाद 2011-12 में उनके पास आया एक मनी सर्कुलेशन, और जो स्पीक एशिया के नाम से था। और उनको उसमें भी उन्होंने ज्वाइन किया, अपने नाम से नहीं किया, शायद जेठ जी के नाम से करवाया। और उसमें उनको जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी। ज्वाइन करते ही एक हफ्ते के बाद, सबको पता है आज स्पीक एशिया कहाँ है, एशिया में कहीं है ही नहीं, और वो भी चले गया। उसके बाद जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बोला कि हम लोग भटिंडा शिफ्ट हुए पंजाब में, तो वहाँ जाने से पहले हमें किसी ने एक और डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू करवाया और हमारी ज्वाइनिंग भी कर दी कि सप्लीमेंट्स हैं। मेरे हस्बैंड की ने वहाँ पे ज्वाइनिंग करी, मेरे नाम से की बल्कि, और कुछ प्रोडक्ट वहाँ से लिए जिनको कि हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कि हमने यूज़ भी नहीं किया। उन डब्बों को जैसा था बच्चों के लिए लिया, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ उसमें पाउडर पता नहीं क्या क्या था, हमने यूज़ ही नहीं करा। हम बठिंडा में गए, वहाँ से आने के बाद जब मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर आए, तो सबको पता है कि आर्मी रिटायर पर्सन पे सबकी नज़र होती है कि बंदा नई पाली की तैयारी में तो ज़रूर होगा। तो जैसे ही वो आए तो उनको उनके कोई यूनिट के दोस्त थे, तो उन्होंने पकड़ दिया और एक और डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाया तो अगली बार उनके पास समय था, उनको ज़रूरत भी थी कुछ करना है। अब उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया से उन्होंने वहाँ पे सीखना शुरू करा। जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो वहाँ पे उन्होंने मतलब बड़ी बड़ी, जैसे दिशा एक उनका होता था, क्या बोल सकते उसको, ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग कार्बेट नेशनल पार्क में, वहाँ पे उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली। वो दिन भर घर से निकल जाते थे, जैसे नौकरी के लिए निकलते हैं वैसे निकलते थे और जाते थे, चाहे वो बाहर रोड पे खड़े रहते थे लेकिन घर पे नहीं आते थे। कभी कभार आ जाते थे, मेरे को कहते थे कि 2 आदमियों का 3 आदमियों को खाना बना के रख, मैं खाना बना के रखती थी। वो आते थे, खाते थे और चले जाते थे। रात को आते थे और इतनी सारी बुक्स लेके आते थे, उनको पढ़ते थे। मैं कहती थी क्या पढ़ रहे हो तुम इतना, नौकरी इससे अच्छा तो तुम्हारी नौकरी थी, तुम इतना सारा काम करते हो इसमें। वो बोलते थे कि नहीं। फ्रेंड्स क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने सीखना डे 1 से शुरू कर दिया था, और खुशी की मजे के बाद वो सीखते थे चैट विद सुरेंद्र से। उसी टाइम पे उनका जो रिटायरमेंट था, और उसी समय चैट विद सुरेंद्र का एपिसोड शुरू हुआ। तो वो उससे वहाँ से वो सीखते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या है। अब उनको किसी अच्छी कंपनी के बारे में तो उतना नहीं मालूम था, लेकिन उनको ये था कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है हमारे इंडिया में। तो वो वहाँ से सीख रहे थे। तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने, जो हमने ज्वाइनिंग करी शुरुआत में, वो लगभग 20,000 से थी, और लगभग 10 से 15 दिन लग जाता था प्रोडक्ट को घर पहुँचने में। और जब तक प्रोडक्ट घर पहुँचता तब तक हमने कुछ लोगों को अपने फेस वैल्यू से, क्योंकि पहले जो कंपनियां ज्वाइन करी थी उसमें किसी को नहीं बताया था, इस बार हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया। और अब हमें, जब तक हमारा प्रोडक्ट आता तब तक हमने 2-4 लोगों को, अपने जान पहचान को, अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दिया। अब हमारे घर पे तब तक चेक भी आ चुके थे 2-3। मेरे हस्बैंड, आप सबको अब सभी जानते हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और आर्मी वाला थोड़ा से अपनी बातों से कट्टर होते हैं। उन्होंने सबसे ये जो कमिटमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, जब तक कंपनी का प्लान में बदलाव नहीं हुआ या कंपनी नहीं भाग जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये हमारे लाइफ में हुआ कि उन्होंने कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन जिन साथियों को, जिन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को वो यहाँ पे ज्वाइन करवाया, वो कोई भी आगे नहीं कर पा रहा। उनका मतलब होता है 10-15 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये किसी की जेब से निकालना बहुत मुश्किल था। लोगों ने तो दे दिया, लोगों को लगा कि हम लगाएंगे और कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे तुमने ज्वाइन करना है और ज्वाइन करवाना है, फंसना है और फंसाना है, तब जाकर पैसा आएगा। वहाँ पे अपनी खरीदारी का कुछ नहीं मिलता था। प्रोडक्ट जब हमारे पास आया तो उस प्रोडक्ट से भी हमें बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि जो एक डिनर सेट और एक कोट पैंट, 2 कोट पैंट था, तो उससे 20,000 के लायक तो था ही नहीं। सिर्फ इतना संतुष्टि दिया मन को कि चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर के लिए शायद एक बिज़नेस हो सकता है। अब जब लोग कुछ नहीं कर पा रहे, हस्बैंड को टेंशन हो गई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए कि ऐसा क्या हो गया, अब मैं कैसे करवाऊँ, क्योंकि एक फेस वैल्यू बचपन से बन रखी थी, वो ख़राब हो जाएगी। और मैं लोगों से कमिटमेंट कर चुका हूँ कि या तो कंपनी नहीं भागी जब तक, या तो प्लान में कुछ चेंजमेंट नहीं आया। बस उसी समय क्या हुआ कि कंपनी में, उनके कंपनी से एक अपडेट आया कि कंपनी ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। जो आपको सिंगल टाइम, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी थी,
वो अब आपको ईयरली रिन्यूअल करना पड़ेगा और हर बार आपको रिपर्चेजिंग करनी पड़ेगी। अब उनको बहाना मिल गया बाहर निकलने का, क्योंकि निकलना तो वो भी चाह रहे थे, लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से या तो बदलाव प्लान में ना आए या कंपनी ना चली जाए। अब उनको बहाना मिल गया। अब उन्होंने रिसर्च करना शुरू करा कि डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी और एपिसोड चैट विद सुरेंद्र वस्त तो वो सुन ही रहे थे, लेकिन वो ढूंढ रहे थे कि कौन सी ऐसी कंपनी हो जिसमें कि अब उनको बिल्कुल ये था कि जिसमें कि मुझे फायदा ना हो तो चलेगा, लेकिन जिसको मैं ज्वाइन कराऊँ उसको बिल्कुल भी नुकसान ना हो, प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो, रिपीटेबल हो। वो ऐसे प्रोडक्ट, वो ऐसे कंपनी को देखने लगे। किसी और कंपनी की एक वेबिनार था, सेमिनार था एक दिन, वो उसमें भी गए, वहाँ से राइस ब्रांड ऑयल लाए। अच्छा था राइस ब्रांड ऑयल, जो हमारा है लगभग वही था राइस ब्रांड ऑयल, लेकिन उसकी जो रेट थी वो बहुत हाई थी। मतलब ये था कि अब देखो, हमने अगर डायरेक्ट सेलिंग में आना है तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों तक उसको ले जा पाए। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये इसके बाकी प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे, हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे। अब एक दिन हम ऐसे ही बैठ, क्योंकि वो सुनते रहते थे, वो देखते रहते थे, वो बहुत सारी बुक्स को पढ़ चुके थे, बहुत सारी ट्रेनिंग को ले चुके थे और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर फिर भी नेगेटिव नहीं हुए। कई बार हम लोग एक कंपनी ज्वाइन करते हैं और उसमें 2 दिन काम करने के बाद हमें लगता है कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग तो चलेगा, लेकिन कौन सा चलेगा, हमारे लिए कौन सा होगा, उसकी रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक दिन, हम वॉकिंग कर रहे थे नाइट को, खाना खाने के बाद हम घूमते घूमते जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कविता एक काम करते हैं, क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई थी, हस्बैंड ही इन्वॉल्व थे, लेकिन वो मेरे को करना चाह रहे थे। जैसे मैंने कहा कि जो मेरे पिताजी ने मेरे को मेरा सपना लिया था, वो मेरे हस्बैंड ने, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से, वही सपना मेरे हस्बैंड भी मेरे देखते थे। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम आरसीएम करते हैं। तो आरसीएम, दोस्तों, मैंने आरसीएम का नाम सुना था, नाम ही नहीं, मैंने उसकी दुकान भी देखी थी, लेकिन तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कुछ होगा। मुझे सिर्फ ऐसा थोड़ा थोड़ा याद था कि मैं किसी दुकान पे जाती थी, वहाँ हरा 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 सब प्रोडक्ट दिखता था पहले, ज़्यादातर हरा हरा प्रोडक्ट, क्यों मैं वहाँ पे हमारा जो हर्बल सिनॉल है वो यूज़ करती थी। और 2011 जब मेरी शादी हुई, उसी टाइम की बात है कि मैंने शैम्पू लेने गई, मैंने कहा मैं खूब सारे शैम्पू लेके जाऊँगी, अब ससुराल में जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि दुकान उन्होंने हटा दी। मैंने कहा क्यों? बोला अब हट गया दुकान। मैंने कहा अरे ऐसा क्या? मैंने कहा और कहीं? बोला अब इसकी दुकान कहीं नहीं होती कि, मुझे तब तक भी नहीं, जब हमने प्रोडक्ट देखे तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये तो वही कंपनी है। तो आरसीएम, हल्का फुल्का ये सुना था कि आरसीएम कंपनी में क्या है, प्रोडक्ट मेरे जो दिमाग में था कि प्रोडक्ट बहुत मतलब कम क्वालिटी और पैसा तो बिल्कुल नहीं आता, ये था मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आपका दिमाग ठीक है? कहाँ हम लोग इतनी अच्छी कंपनी को कर रहे थे जिसमें कि हमें हफ्ते में 7-7 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये आ रहे, और कहाँ तुम आरसीएम बोल रहे हैं? जहाँ हम 20-20 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लोगों को दिला रहे थे, वहाँ हम 1000 रुपये की कराएंगे अब। उन्होंने बोला देख कविता, मैंने इतने, तो तुझे पता है कि 6-7 महीने मैंने सिर्फ इसी पे रिसर्च करी, और हमें ये करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगा। एक यूट्यूब में एक वीडियो भी देख आई, एक बुजुर्ग आदमी थे, वो बहुत अच्छे से प्लान दिखा रहे थे। मैंने उसके बाद देखी नहीं उनकी वीडियो, कौन थे वो बुजुर्ग आदमी, और वो बहुत अच्छे से प्लान दिखा रहे थे उसमें। और उसके बाद एक दिन हम घर से कैंटीन के लिए निकले और हस्बैंड ने कहा चलो चलते चलते थोड़ा देख लेते हैं कि आरसीएम का स्टोर कहाँ पे है। और हमने नेट में मैप में डाला आरसीएम स्टोर नियर में, और हम कैंटीन की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे लाडपुर में हमारा वहाँ पे लाडपुर पहले वाला सेंटर, वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जस्ट लेफ्ट में आपका डेस्टिनेशन। मैंने कहा है यहाँ पे। फिर हम गए, हमने सर को कॉल करी, और हमारी ग्रेट अपलाइन, जोरदार तालियां चाहूँगी मैं अपने ग्रेट गुरु जो हमारे जीवन के सफल मार्गदर्शक हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन टेक्निकल अचीवर मिस्टर सुदेश धीमान सर को जोरदार तालियां चाहूँगी साथियों। सर बाहर आए, सर ने बोला क्या ढूंढ रहे? हमने कहा सर आरसीएम। सर ने बोला आइए स्वागत है। हम अंदर गए और हमें ये लगा एक्चुअली में कि कंपनी किसी को दुकानदार को रखती होगी, मतलब कोई नेटवर्कर नहीं होते होंगे, वो दुकानदार होते होंगे, या कोई मतलब सैलरी बेस या कमीशन बेस पे दुकान पे बैठते होंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर आरसीएम के बारे में पता करना था, कोई लीडर होंगे क्या यहाँ पे? सर ने बोला लीडर तो छोटा मोटा मैं भी हूँ, लेकिन ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सुरेंद्र वस्त जी चलेंगे क्या? साथियों जैसे ही सुरेंद्र वस्त जी का नाम सुना तो थोड़ा अटैचमेंट था सुरेंद्र वस्त जी को, हमने पहले से सुना था, उनकी वजह से ही इंडस्ट्री में टिके हुए थे हस्बैंड।
उनकी वजह से हस्बैंड का डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इतना लगाव था कि करना है तो करना है। तो सच बता रही हूँ, उनकी आंखों में आंसू छलक गए। उन्होंने बोला, सुरेंद्र बस जी, सर ने, क्योंकि हमें नहीं पता था वो आरसीएम करते हैं, और सर ने बोला कि सुरेंद्र बस जी चलेंगे। हमने कहा एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति और सुरेंद्र बस जी से बात करा रहे, मतलब एक अलग सा लगा। तो सर ने बस जी से बात करवाई और थोड़ा सा बातचीत करी। सर ने बोला ये खुद से आए, ऐसे वैसे जो भी हुआ होगा। और हस्बैंड तो बहुत मानते थे, मैं इतना फिर भी मेरा डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नहीं था इतना, ना तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था और ना मुझे ज़्यादा इतना शौक था कि करना ही करना है। तो हस्बैंड तो मान गए थे, उसी समय बोलने भी लग गए थे कि चलो कर लेते हैं। लेकिन होता है ना, जब हस्बैंड मानते हैं तो वाइफ नहीं मानती। आज वो रिपीट होके मेरे पास आ रहा है हाँ, और वाइफ मानती है तो हस्बैंड नहीं मानते हैं। तो मैंने भी हस्बैंड को हल्के से कहानी मार के मैंने कहा अभी नहीं, अभी रुको, मैंने कहा थोड़ा सोचने तो दो, बाद में। तो इन्होंने भी वहाँ पे सर के सामने और मैडम के सामने नहीं ज़्यादा बहस करी मेरे से। और सर ने बोला वैसे मैडम हैं इसमें रॉयल्टी अचीवर हैं, तो मैडम से भी थोड़ा बातचीत करी। फिर घर आए तो सर का फॉलोअप था बहुत बहुत शानदार था। बीच में हस्बैंड कहीं चले गए, दिल्ली वगैरह पता नहीं जॉब के लिए कहीं चले गए। हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे थे कि हाँ जी कृपाल जी, आगे बातचीत नहीं हुई ये वो। तो फिर धनतेरस का दिन था, शायद धनतेरस के दिन हम लोग गए, हमने अपना रजिस्ट्रेशन अपने हाथों से की। सर ने कहा कि तुम कर सकते हो, लो आप हमारे सामने बैठो और यहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करो। बहुत अच्छा फॉलोअप और बहुत अच्छा स्टार्टअप सर ने करवाया। और हमने वहाँ से अपना आईडी रजिस्ट्रेशन करी। और वहाँ पे लगभग, क्योंकि हमें आदत भी थी कि हम जब कैंटीन जाते थे तो वहाँ से बहुत सारा सामान उठा के लाते थे, और ऊपर से ये था कि सामान तो सारा ऐसा है, क्योंकि इससे पहले हमने नेटवर्क मार्केट कंपनी ये करी थी कि जो किसी काम का नहीं था प्रोडक्ट, वो लेके आए थे 20-20 हज़ार का। तो वहाँ पर हमें सब ये प्रोडक्ट लगा कि जो हमारे घर पर यूज़ होता ही होता है। हाँ, चाय पत्ती भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, हैंड वॉश भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए। तो लगभग हम 4-5 हज़ार का सामान लेके आ गए। आज कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे साथी 2 हज़ार की परचेज़ करने में बोलते क्या ले जाना, लेकिन हमने 5 हज़ार की परचेजिंग करी और घर लाए। सर ने हमारा फिर स्टार्टअप करा बहुत अच्छे से, और 6 दिन में 10 हज़ार का बिज़नेस हो गया। पहले महीने 10 हज़ार का बिज़नेस हुआ तो सर का मैसेज भी आया, प्रमोशन भी किया कि 10 हज़ार का स्लैब हो गया। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूसरे महीने बिगनर का लेवल, तीसरे महीने स्टार्टर का लेवल, मीटिंग में जाने का, उस समय मंथली मीटिंग होती थी, मीटिंग में जाने का मौका, वहाँ पे होस्टिंग का मौका। मैंने कहा ये मतलब हम अपने घर की परचेजिंग कर रहे, इतने बढ़िया इसमें प्रोग्राम हो रहे हैं, फूल माला सब कुछ बहुत अच्छा था। और लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे बात लग रही थी वो यही थी कि जो रेगुलर परचेजिंग हम कर ही रहे थे उसमें मिल रहा है ना, क्योंकि उससे पहले जो एक्सपीरियंस थे वो सारे ऐसे ही थे। अब उसके बाद थोड़ा सा कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना भी शुरुआत बहुत अच्छे से चल रहा था, बल्कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन सर हमारे साथ रुद्रप्रयाग के टूर में थे, गाड़ी लेके गए थे। वहाँ पे हमने बहुत अच्छी मीटिंग करी, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हुई। शुरुआत में रुद्रप्रयाग में माहौल ही नहीं था, सच बताएं तो उतना ज़्यादा माहौल नहीं था वहाँ पे। हम लोग गाड़ी लेकर गए, दीवान सर का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा। हम गए, गांव-गांव में गए, लोगों को परचेजिंग करवाई, लोगों को अभियान के बारे में बताया, और लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई। और उस दिन एक दिन का था शायद भारत बंद, कल भारत बंद था। हमने सर को बोला सर आज रुक जाओ यहाँ पे। सर ने बोला कि नहीं आज नहीं रुकना है, कल भारत बंद है और परसों मेरे को काम है। तो उस दिन सर रुक जाते तो पता नहीं कितने दिन के लिए रुक जाते लॉकडाउन में, पर सर उस दिन रात ही निकल गए वहाँ से। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा शुरुआत हो रही थी हमारी, मतलब शुरू में जो काम था मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जहाँ दुनिया में सारे काम ठप हैं वहाँ हमारा आरसीएम बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है। जूम मीटिंग हम लोगों ने शुरू कर दी थी, प्रोडक्ट आ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन उसी समय कहते हैं ना कि जब किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, तो उसी समय हमारे साथ एक घटना घट गई जिसकी वजह से नहीं कर पाए हम। जिस स्पीड से हम कर रहे थे वो स्पीड नहीं हुई, और कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि हमें करना क्यों है सब, जब ज़िंदगी में ये सब लिखा हुआ है तो उससे अच्छा तो नहीं करना चाहिए। तो उस समय हमारा जो धैर्य बंधाया वो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु सुदेश धीमान सर ने। क्योंकि जब से मैंने ज्वाइन करा आज तक 5000 पीवी से कम कभी नहीं करा, ज़्यादा ही हुआ लेकिन कम नहीं हुआ। उस समय सर ने हमारा सहयोग करा, हमें बताया कि नहीं तुम एक ऐसे सिस्टम में हो जहाँ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और बहुत अच्छा सर ने बताया और हमें कंटिन्यू भी रखवाया आगे। लेकिन कहते ना कि हम बोलने से तो करने लगे थे, लेकिन मन से वो नहीं हो पाया।
जो रुद्रप्रयाग में हमने एक माहौल बनाया था वो माहौल नहीं हो पा रहा था। मतलब हम लोगों को फॉलोअप करने नहीं जा पाए, जो ज्वाइनिंग थी हम उनसे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि अगर कहीं जाए बात वही कि अरे तुम्हारे साथ ये हो गया, फिर वही पुरानी बातें याद आ जाती, फिर काम में मन नहीं लगता। और उसके बाद धीरे धीरे भले इस बीच में ईगल विनर भी हो गया, लगभग 2-3 साल बीच में, जो 3-4 साल से हो गया, नहीं पता कैसे हुआ, हो गया। लेकिन वो जो हमारा एक्साइटमेंट था, जो हमारा उत्साह था शुरू का, वो बरकरार नहीं रहा। अभी जो दोबारा से 2025 जनवरी में फिर से मन में ये आया कि देखिए अगर हमारे घटना हो जाती है ना, उस घटना का पश्चाताप करने से, उसके बारे में सोचने से अच्छा काम करो, ताकि अगर कुछ जिनके लिए हम रियल में दुखी हैं उनकी भी हम मदद कर सकें। तो थोड़ा सा काम शुरू कर, भले मैंने जो बीच का जो टाइम रहा उसमें भी परचेजिंग नहीं छोड़ी, लोगों को प्रोडक्ट देना नहीं छोड़ा, मीटिंग जो हमारी ऑनलाइन वगैरह होती है वो भी करी। लेकिन अभी जो 2025 शुरुआत से ये मन में लिया कि जिन लोगों को हम सिस्टम में लाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सीख यही है, मैंने बीच में हमारी सर के साथ भी चैलेंज, उनसे भी बहुत कुछ सीखा कि अगर सिर्फ अपने लिए करना होता तो सर भी छोड़ देते, लेकिन सर भी अपनी टीम की वजह से कर रहे हैं। तो ये वहाँ से शिक्षा मिली, और मैंने कहा मैंने भी तो बहुत सारे लोगों को इसलिए लाई हूँ यहाँ पे कि आप करो, हम आपका साथ देंगे। तो अभी शुरू करा, बहुत अच्छे से शुरू करा, बहुत सारे पुराने साथियों से दोबारा मिल रहे हैं, बहुत नए साथी आए, और अब फिर से नए एक्साइटमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं। और मुझे आप सभी साथियों का, मेरी ग्रेट अपलाइन जो भी हैं, मेरी ग्रेट अपलाइन में रॉयल्टी अचीवर विजेंद्र साह सर जी हैं, RK नौटियाल सर जी हैं रॉयल्टी अचीवर, हमारे फील्ड की शेरनी लीला रावत मैम, रॉयल्टी अचीवर लीला रावत मैम जी हैं, सुखेंदु दर जो हमारी ग्रेट अपलाइन हैं, जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा रहते वो अपनी ड्यूटी पे हैं लेकिन मोटिवेट करते रहते हैं। पांडे सर हैं जो कि हमें एजुकेशन देते हैं, और हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुदेश धीमान सर जी हैं, और सुरेंद्र वश जी जो कि डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह हैं, द रियल डायमंड हैं, और हम सब के काउंसलर हैं, हमें काउंसलिंग देते हैं। तो उनके सानिध्य में सीखने का मौका भी मिल रहा है, और सबसे मेरी यही उम्मीद है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। SPG टीम के एक एक मेंबर से मुझे रियल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। RP गैरोला सर हमारे ग्रेट गुरु, हमारे दसवाल सर जी हैं, संतोष यादव सर जी, अनिल कुडियाल सर जी हैं, एक एक जिनका नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हमारे 3 बजे की मीटिंग में जो हमारी महिलाएं हैं उनका बहुत बढ़िया साथ रहता है एक दूसरे को लेकर। तो बस अब यही है कि साथियों हमें करना है, क्योंकि मैंने अपनी जो कहानी बताई, जो हमने हमारे जो फेलियर एक्सपीरियंस थे वो इसलिए बताए कि इधर उधर भटकने से अच्छा हमें भाई हम आए हैं और हमने इतना टाइम बीच में दिया है, तो हमने अपना टाइम गंवाया है। जो नए साथी हैं वो टाइम ना गंवाएं, जो पीछे देखना था वो हम देख चुके हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, इतने बड़े आज हमारा कंपनी का जो कंपनी फैली हुई है किसी की भी नहीं है। तो बोलने का मतलब है कि बहुत बढ़िया कंपनी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, बशर्ते अब हमें थोड़ा स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। अगर हम स्पीड से करेंगे, होता है कभी पश्चाताप होता है कि बीच में हमने टाइम गंवा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि अगर हमें उन पीछे, क्योंकि कहते हैं ना जब अनुभव, अभी हमारी जो शुरुआत होगी वो अनुभव से होगी, वो जीरो से नहीं होगी, अनुभव से होगी। अनुभव बहुत सारा लिया है, इसमें सीखा बहुत कुछ है। अभी बस यही उम्मीद करती हूँ कि बस सबका साथ बना रहे, और कहते हैं ये हमारा स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ रहेगा तो सबका विकास होगा, और हमारी जो SPG टीम है वो नंबर 1 पे रहेगी, और हमारी जो महिलाएं हैं वो नेशनल जब स्टेज पे जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और बस यही मैं बताना चाहूँगी। मुझे नहीं पता मैंने कैसा बोला, लेकिन हाँ पहली बार बोल रही हूँ। बचपन में सोचा तो था, अपनी मन गिनत कहानी बनाती तो थी, जब भी मुझे मौका मिलता था रियल में, यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मेरे ग्रेट गुरुजन भी बैठे हुए हैं, मेरे को मौका मिलता था, मैं रोटी बनाते समय, कुछ काम करते समय छोटे में, मैं पता नहीं अपने से कुछ बोलती रहती थी। किसके साथ बोलती थी, अगर किसी ने अचानक कविता बोल दिया तो मैं चुप हो जाती थी, लेकिन मैं अपने से बोलती रहती थी, अपनी कहानियाँ बनाती रहती थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ये मैं यहाँ पे बोलना भूल गई कि मैंने टीचर बनने का सपना देखा था, और ये पूरा नहीं बोला कि अभी क्या हुआ। मेरी फर्स्ट काउंसलिंग मीटिंग थी डॉक्टर सुरेंद्र वश जी के साथ। सर ने सिर्फ इतना बोला था कि मैं भी टीचर बनना चाह रहा था, आप सिर्फ 3 साल लगन से काम करो, उसके बाद अगर देख लेना आप
या तो आप ये चूज़ कर लेना या तो वो चूज़ कर लेना। तो सिर्फ एक ही मन में सवाल आया कि बहुत सारे उदाहरण थे, जैसे अत्री सर थे, बहुत सारे थे जो टीचर बन चुके थे और उसके बाद उन्होंने छोड़ा है। मैंने अपने मन में, मेरे मन में यही सवाल आया कि भाई जब टीचर बनने के बाद जॉब छोड़ने हैं और तब तक हमने लंबा खींचना है इसको, क्यों ना हम अभी से करते हैं और एक बार जॉब छोड़ने की नौबत ना आए और शुरू से फुल टाइम इसको ही कर लेते हैं। तो भले फुल टाइम नहीं कर पाई मैं आज तक, और फुल टाइम वैसे अगर सच बताऊं तो होता भी नहीं है महिलाओं के लिए, पार्ट टाइम हो सकता है, सम टाइम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। हाँ, भले नौकरी पे फिर नौकरी वाला अलग ही आ जाता है, तो इसलिए मैंने टीचर नहीं बनना चाहिए और मैं इसको करना चाह रहा हूँ। टीचर बनने का सपना भी सिर्फ इसलिए था, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि पैसों से नहीं था लोभ, टीचर बनने का सिर्फ ये मकसद था कि जो मुझे आता है मैं उसको सीखते जाऊं और दूसरों को सिखाते जाऊं, और वही चीज़ जब मुझे यहाँ मिल रहा तो मैं क्यों बनूं टीचर। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी ध्यान से सुना, मौका दिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। कहानियाँ सबकी होती है, लेकिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किसी के पास नहीं होता कि इतने सारे लोग बैठे रहें और हम अपनी कहानी बोलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू हिमानी मैम, थैंक यू मेरे सभी जो ग्रेट, मेरे एसपीजी टीम के जितने भी ग्रेट गुरुजन बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।